गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम टू नवजीवन गरसाना यूट्यूब चैनल। आज अपनी बात करते हैं क्लास 10th की हिंदी, और जिसमें अपना टॉपिक है वाच्य। ठीक है, पेपर में क्या है कि वाच्य का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्रिया भी बतानी है, जिसमें आपको वाच्य बताना होता है, वाच्य का नाम कौन सा वाच्य है, काल बताना होता है। ठीक है, वाच्य, काल और कारक, इन तीनों की स्थिति बतानी होती है। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। कोई भी एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का आएगा। उसके अंदर आपको वाच्य बताना है, कारक बताना है और काल बताना है। ठीक है, तो आज अपने बात करते हैं वाच्य की। ठीक है, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपने स्टार्ट करते हैं कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ। वहां एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ, लेकिन अपने मूल रूप से स्टार्ट करते हैं कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। अब भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी ने वाच्य की परिभाषा क्या दी है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता, कर्म की या भाव की, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि भोलानाथ तिवारी ने वाच्य की परिभाषा ये दी है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब अपने वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य क्या होते हैं? 3 प्रकार के। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य। ठीक है, नंबर 1 कर्तृवाच्य मतलब कर्ता की प्रधानता। 2 नंबर होता है कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है? कर्म की प्रधानता। तीसरा होता है भाववाच्य, यानी कि भाव की प्रधानता। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देखिए, सीता पढ़ती है। ठीक है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, सीता पढ़ती है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता से पढ़ा नहीं जाता। यानी कि सीता पढ़ती है, यह आपका कर्तृवाच्य में जाएगा। सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यह आपका होगा कर्मवाच्य। सीता से पढ़ा नहीं जाता
भाववाच्य। तो अपने स्टार्ट करते हैं कर्तृवाच्य से। पहला आपका कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। नंबर 1 आएगा आपका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, ठीक है। परिभाषा इसकी वही होगी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कर्ता की प्रधानता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कर्ता की प्रधानता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब इसकी पहचान देखिए। पहचान इसमें ये होती है कि कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। कौन सी? अकर्मक और सकर्मक। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती है। जैसे अपने उदाहरण देखते हैं। सीता ने पढ़ा, सीता ने पढ़ा, ठीक है। रमा पढ़ती है। यानी कि जो इसमें क्रिया होती है ना, क्रिया के तीनों रूप चलते हैं। मतलब क्रिया के 3 रूप होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो तीनों रूपों में क्रिया होगी। सीता ने पढ़ा, सीता पढ़ती है, ठीक है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो ये तीनों उदाहरण किसके हो गए? अकर्मक क्रिया के। ये तीनों उदाहरण किसके हो गए? अकर्मक क्रिया के, ठीक है। अभी इन्हीं अकर्मक क्रिया को अपने सकर्मक क्रिया में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सीता ने पढ़ा, अकर्मक क्रिया। सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, सकर्मक क्रिया। रमा पुस्तक पढ़ती है, या रमा कहानी लिखती है, या रमा निबंध लिखती है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया, ठीक है। पक्षी उड़ते हैं, ये अकर्मक क्रिया ही में रहेंगे, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कर्मवाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य के बारे में दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और कर्तृवाच्य में हमेशा दोनों क्रियाओं को प्रयोग किया जाता है, यानी कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों होती है। और क्रिया के तीनों रूप भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब दूसरा अपने आता है भाववाच्य। नंबर 2 पे आता है कर्मवाच्य। पहला कर्तृवाच्य हो गया, दूसरा अपना आता है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य की परिभाषा भी वही है। वहां एग्जाम में आपको परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ वहां पे वाच्य का नाम पूछा जाएगा कि यह वाक्य, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कौन सा काल है और कौन सा कारक है। तो ये 3 नंबर का प्रश्न होगा, और इस प्रश्न में 1 नंबर का योगदान है वो अपने वाच्य का होगा, और 1 नंबर होगा कारक का, और 1 नंबर होगा काल का। उसमें काल बताना है कि कौन से ये वाक्य में कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। कारक पूछे जाएंगे। कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। उस वाक्य में कौन सा कारक है, तो उस कारक का आपको नेम बताना है। वाच्य पूछा जाएगा। अब देखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया की परिभाषा देखिए इसकी। क्रिया के जिस रूप से यह पता
चलता है कि कर्म की प्रधानता है। ठीक है, क्रिया के जिसम से यह पता चलता है कि कर्म की प्रधानता है, तो उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखना, नोट, कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। यानी कि जो आपका कर्तृवाच्य जो पहले मैंने बताया, उसके अंदर क्या होगा, अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होगी। ठीक है, लेकिन कर्मवाच्य के अंदर आपकी केवल और केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। अब इसकी पहचान देख लीजिए, पहचान क्या है, पहचान है इसकी, इसमें कर्ता, ठीक है, प्लस के द्वारा या द्वारा, ठीक है, प्लस सकर्मक क्रिया। वाक्य में आपको पहचान करना है कि इसमें कौन सा वाच्य है, तो कर्तृवाच्य में तो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और कर्मवाच्य के अंदर केवल और केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कर्ता के साथ कारक चिन्ह के द्वारा या द्वारा प्लस सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें उदाहरण देखिए आप, जैसे उदाहरण बताते हैं आपको। उदाहरण देखिए, जैसे प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास लिखा गया। प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास लिखा गया। कई बार क्या होता है कि सीधा कर्म भी पहले आ सकता है। इसमें क्या है, कर्म को पहले भी दे सकता है, उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नौकरानी, दूसरा उदाहरण, नौकरानी द्वारा कपड़े धोए गए। नौकरानी द्वारा कपड़े धोए गए। उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया या प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास लिखा गया। यानी कर्ता है प्लस कारक चिन्ह प्लस आपका कर्म, तो इसमें कर्म की अपेक्षा रहती है, इसलिए इसको कर्मवाच्य भी कहते हैं। ठीक है, सीता के द्वारा कहानी पढ़ी गई। सीता के द्वारा कहानी पढ़ी गई। ठीक है, तो ये आपके कर्मवाच्य के उदाहरण है। अब इसमें क्या होता है, नकारात्मक, इसमें अच्छा कर्ता अज्ञात हो। जैसे एक चीज और भी देखनी है आपको कि कर्ता अज्ञात हो, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसमें तो कर्ता है ही नहीं, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा। तो देखिए, कई बार कर्ता अज्ञात हो, जैसे मैंने उदाहरण दिया, चोर पकड़े गए। ठीक है, कहानी लिखी गई। ठीक है, कपड़े धोए गए। ठीक है, चोर पकड़े गए या चोर पकड़ा गया, कहानी लिखी गई, कपड़े धोए गए। तो इसमें क्या है, कर्ता नहीं है, कर्ता अज्ञात है, तो इसमें अपने कर्म आ रहा है, यानी कि चोर, कहानी और कपड़े, ये क्या है, कर्म आ रहे हैं, क्रिया आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये आपका कर्मवाच्य में जाएगा। अब इसमें एक चीज और देखने वाली है कि नकारात्मक सकर्मक क्रिया भी होती है।
क्रिया तो सहकर्मक होगी इसमें, क्योंकि क्रमवाच्य चल रहा है तो क्रमवाच्य में सहकर्मक क्रिया होगी तो इसमें क्या होगा, नकारात्मक सहकर्मक क्रिया। देखना, नकारात्मक सहकर्मक क्रिया, यानी कि इसको ब्रेक में देखना, असमर्थता का अभाव, असमर्थता का भाव, यानी कि जो कर्ता होगा वो असमर्थ होगा क्रिया करने में, या नकारात्मक सहकर्मक क्रिया, असमर्थता का भाव। जैसे उदाहरण में देखिए, रोगी द्वारा अन्न नहीं खाया जाता, रोगी द्वारा अन्न नहीं खाया जाता। ठीक है, सीता द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, सीता द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, छात्रों द्वारा सिनेमा नहीं देखा जाता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नकार सहकर्मक क्रिया तो है लेकिन उसमें क्या है, असमर्थता का अभाव, असमर्थता का अभाव, यानी कि नकारात्मक सहकर्मक क्रिया है। रोगी द्वारा अन्न नहीं खाया जाता, यानी कि अन्न इसमें क्या है, कर्म है आपका। सीता द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, पुस्तक क्या है इसमें, कर्म आपका। छात्रों द्वारा सिनेमा नहीं देखा जाता, तो ये चीजें क्या है इसमें, सहकर्मक क्रिया है लेकिन असमर्थता का भाव है, और नकारात्मक सहकर्मक क्रिया भी होती है इसमें। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा नंबर आपका आता है भाववाच्य। तीसरा आपका आता है भाववाच्य। भाववाच्य की वही परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, अब भाववाच्य की पहचान क्या करनी है, तो पहचान इसमें देखिए, पहचान भाववाच्य की पहचान ये होती है कि इसमें कर्ता प्लस से या के द्वारा, ठीक है, प्लस कर्ता से के द्वारा प्लस अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और जो क्रिया होगी वो किसमें होगी, पुल्लिंग में, प्लस पुल्लिंग, और जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग में होगी प्लस किसमें होगी, एक वचन में होगी। अब आप कहोगे सर कंफ्यूज हो गए कि इसमें भी अकर्मक क्रिया आती है, ठीक है, और कर्तृवाच्य में भी अकर्मक क्रिया आती है, लेकिन कर्तृवाच्य के अंदर ये कंडीशन नहीं है, कारक चिन्ह नहीं आएंगे उसमें। अगर कारक चिन्ह आ गया तो अकर्मक क्रिया आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन क्रिया होगी वो पुल्लिंग और एक वचन में नहीं आती। उसमें क्रिया है जो अकर्मक होगी वो पुल्लिंग और एक वचन में सिर्फ और सिर्फ भाववाच्य के अंदर ही आती है। ठीक है, अब देखिए इसमें उदाहरण, रमा द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है, या पढ़ा गया, पढ़ा जाता है या पढ़ा गया, ठीक है, रमा द्वारा पढ़ा गया,
सीता द्वारा लिखा गया। रमा द्वारा पढ़ा गया, सीता द्वारा लिखा गया। अब इसमें क्या करता है, कारक चिन्ह है, अकर्मक क्रिया है यानी कि कर्म का अभाव है, और अकर्मक क्रिया है वो क्या है, पुल्लिंग में है, पढ़ा गया, लिखा गया, और पुल्लिंग में है और एक वचन में है। तो ये आपका उदाहरण किसमें चला जाएगा, भाववाच्य के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, नकारात्मक अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए नकारात्मक अकर्मक क्रिया होती है। नकारात्मक अकर्मक क्रिया, नकारात्मक अकर्मक क्रिया जैसे कर्मवाच्य में था ना नकारात्मक सकर्मक क्रिया असमर्थता का भाव, उसी प्रकार इसमें नकारात्मक अकर्मक क्रिया असमर्थता का भाव, असमर्थता का भाव यानी जो करता होगा वो असमर्थ होगा, नकारात्मक अकर्मक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण, राधा से लिखा नहीं जाता, राधा से लिखा नहीं जाता। ठीक है। एक इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें से का एक चीज होता है रखना कि भाववाच्य के अंदर अगर वाक्य के अंदर आपको कहीं कर्ता के बाद में कारक चिन्ह से दिखाई दे जाए, से, तो भी आपका क्या होगा, ये भाववाच्य में जाएगा। यानी कि से कर्मवाच्य में कभी नहीं आता, सिर्फ ओनली और ओनली भाववाच्य में आएगा। राधा से लिखा नहीं जाता। ठीक है। और धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। ठीक है। धूप में चला नहीं जाता, राधा से लिखा नहीं जाता। ठीक है। रमा से चला नहीं जाता, रमा से पढ़ा नहीं जाता, या रमा के द्वारा पढ़ा नहीं जाता। तो असमर्थता का भाव नकारात्मक अकर्मक क्रिया, और जो अकर्मक क्रिया होगी वो किसमें होगी, पुल्लिंग और एक वचन में होगी। एक छोटा सा चीज और है इसमें अंदर देखना। अब इसमें क्या होगा, एक चीज और ध्यान देना, नोट लगा के लिख लेना, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह हो, कर्ता और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह हो, तब भी वाक्य आपका क्या माना जाएगा, भाववाच्य का माना जाएगा। अब कर्ता के साथ तो विभक्ति चिन्ह पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब ये कह रहा है आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीसी की जो व्याकरण है उसके अंदर स्पष्ट दिया गया है कि कर्ता और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो वाक्य आपका किस में माना जाएगा, भाववाच्य में माना जाएगा। उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा, मारा अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन में, रावण कर्म, ठीक है, कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह और कर्ता के साथ। ठीक है। राधा ने कृष्ण को पीटा। ठीक है। राम ने रावण को मारा, राधा ने कृष्ण को पीटा। ठीक है। कर्ता और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह हो तब भी आपका वाक्य किस में जाएगा, भाववाच्य में जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक कल लेकर आएंगे अपने क्रिया।